नमस्कार, मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला अपराजिता। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, अगर उनको मैं बोलूं कि वो अनाथों की मसीहा है, बेसहारों का सहारा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं स्वागत करूंगी पलोनी पावनी शुक्ला जी का, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है और एक्टिविस्ट हैं। स्वागत है पलोनी आपका हमारे अपराजिता में। तो मेरा पहला सवाल यही आपसे कि आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं, अनाथ बच्चों को आप जो है उनको सहारा दे रही हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। ये कब से शुरू हुआ और कैसे इसकी आपको प्रेरणा मिली? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपराजिता के मंच पे बुलाया। मैं अपना प्रथम मकसद यही मानती हूँ कि मुझे इन बच्चों की आवाज़ बुलंद करनी है, इन बच्चों की आवाज़ ऐसी करनी है कि हर व्यक्ति, हर देश का वासी इसे सुने। और मुझे लगता है अपराजिता से ज़्यादा अच्छा मंच इस काम के लिए नहीं हो सकता था, तो बहुत बहुत आभार। और प्रेरणा की बात जहाँ करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैं थी 6-7 साल की जब मेरी मम्मी एक छोटा सा ज़िला है हरिद्वार, वहाँ की डीएम थी। हरिद्वार में बहुत सारे अनाथालय हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं। जैसा होता है माता पिता करते हैं, वो हमको ले जाते थे अनाथालयों में होली मनाने, दिवाली मनाने, अपने जन्मदिन मनाने। तो ऐसे जाते जाते मेरी एक बच्ची से वहाँ पे दोस्ती हो गई। अब कई वर्ष बीत गए, मैं कॉलेज चली गई। उस बच्ची ने मुझे कांटेक्ट किया एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। उसने मुझसे बोला कि मेरा भी मन है दीदी कॉलेज जाने का। और मैंने 12वीं में बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए और बात सही थी, उसके मार्क्स अच्छे थे, उसे कॉलेज जाना चाहिए था। मुझे लगा चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको कॉलेज चले के लिए इसके लिए कोई ढूंढ लेते हैं, कोई स्कीम होगी गवर्नमेंट की, कोई स्कॉलरशिप होगी, करा देते हैं। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे हैरान हुआ जान के कि कोई स्कीम नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। एक तरीके से पूरा देश इन बच्चों से बोल रहा था कि चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, चाहे तुम कितने हुनर वाले हो, चाहे तुम कितने ही स्मार्ट हो, तुम कभी बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम आईएएस नहीं बन सकते, तुम सपने नहीं देख सकते। और ये बात मुझे बहुत बहुत बुरी लगी। और यहाँ से ये एक तरीके से कहानी शुरू हुई। मुझे लगा इन बच्चों को सपने देने का हक तो हमारा एक कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को पूरे करने के रास्ते पर मैं चली गई। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को जो सपने दिखाने की आपने बात की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे क्या बच्चे जो हैं उनकी क्या ऐसी परेशानियाँ होती हैं अनाथ बच्चों की? क्योंकि समर्थ बच्चे जो हैं उनको तो समझ में आता है कि माँ बाप उनकी बहुत सारी बातों को जानते हैं, समाज जानता है, लेकिन अनाथ बच्चे जो हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जो आपने देखा? मैं आपको भी 1-2 चीज़ें बताऊंगी जो सुन के आप सबको आश्चर्य होगा। भारत में लेटेस्ट यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से 2.9 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। हमारे देश में श्रीलंका की आबादी से ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं। MWCD की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पूरे भारत में सारे अनाथालय मिला के सिर्फ 3,72,000 बच्चे, 4 लाख से कम बच्चे अनाथालयों में। बाकी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। हमारे अनाथ बच्चों के लिए टोटल बजट 900 करोड़ रुपए है, जो अगर आप कैलकुलेट करें हर बच्चे के लिए 2 रुपए प्रतिदिन से कम होता है। ये 2 रुपए है उनके स्कूल के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, स्टाफ की सैलरीज के लिए, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। हमारे पास कोई एक स्कीम नहीं है जिससे अनाथ बच्चों को कॉलेज जा सकें, जिससे वो आगे पढ़ सकें। एक और मतलब बहुत ही दयनीय बात यह है कि हमारा राइट टू एजुकेशन जो हर बच्चे को कवर करता है, उस राइट एक्ट में कुछ बच्चों के नाम स्पेसिफिकली लिखे गए हैं, जैसे जो विकलांग हैं या जो ज़्यादा ही गरीब है, लेकिन उस एक्ट में अनाथों का नाम नहीं लिखा गया है। तो क्या होता है कि अच्छे स्कूलों में जिनके माँ बाप हों, चाहे वो कितने ही कमज़ोर हों, उनके माँ बाप लड़ के उनको अच्छा एडमिशन दिला देते हैं। अनाथों के लिए कौन लड़ेगा? इन बच्चों के पास एक तरीके से ये भारत के गुमशुदा बच्चे हो गए हैं। 70 साल हमारी आज़ादी के हो गए हैं। जब तक 5 ईयर प्लान बनते थे, 12 5 ईयर प्लान में से 5 में तो अनाथ शब्द ही नहीं था कहीं।
ये बच्चे ना कोई जानता है, ना इनके बारे में बात हो रही है। और बात ये नहीं कि लोग नहीं करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार या लोग नहीं करना चाहते, करना सब चाहते हैं। बस ये है कि ये एक तरीके से अंधेरे में गायब है, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इनके बारे में, इनकी परेशानियों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, और जो आँख से ओझल हो जाता है उसका काम नहीं होता है। हाँ, आपने बताया कि आप 9 साल की थी जब आपने गई थी अनाथालय अपनी माँ के साथ, तो आपने उसके बाद जो है कब से इनके साथ काम करना शुरू किया? 2014 में मैं कॉलेज से लौटी थी, तब मैंने सोचा कि मैं एक पेपर पब्लिश करूंगी अनाथ बच्चों पे। तो हमने रिसर्च करना शुरू करा, मेरे और मेरे भाई ने, जिसमें हम लोगों ने जितने पेपर्स ब्रिटिश टाइम से, कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनिसेफ हो, उनकी कोई भी रिपोर्ट्स, कोई भी स्टडीज़, बजट एनालिसिस, NGO, सब पढ़े। हम लोग 11 स्टेट गए, 100 से ज़्यादा अनाथालय गए, बच्चों से बात करी। करते करते हमारे पास इतना सारा चीज़ें बताने को हो गई, इतनी सारी नॉलेज हो गई कि फिर पेपर तो नहीं, वो हम लोगों ने किताब ही पब्लिश कर दी। उस किताब का नाम था वीकेस्ट ऑन अर्थ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप ये सब कर रही थी अनाथ बच्चों के लिए और बीच में कोरोना आ गया, कोरोना पीरियड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो ऐसे में फिर अनाथ बच्चे जो थे उनके साथ फिर कैसे आपने काम किया? एक सेवा शुरू करी हम लोगों ने मिलकर। सारे अनाथालय जो लखनऊ के हैं, 37 अनाथालय, सब में स्मार्ट टीवी और इंटरनेट लगवाया। हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी से बात करके क्लासेस इंश्योर करी कि उन पे हो जाए। तो हर बच्चा, लखनऊ का हर बच्चा, फिर हम लोगों ने ये बात बाकी स्टेट्स, बाकी प्रदेशों में भेजी। उन लोगों ने बहुत इस बात को कॉपी किया। कई, उत्तराखंड ने भी स्मार्ट टीवी दिए अनाथालय में। तो धीरे धीरे एक तरीके से हम लोगों ने उनकी एजुकेशन का ध्यान दिया। एक और चीज़ हम लोगों ने शुरू करी जिसका नाम है दिवाली अनाथों के साथ। हम लोगों ने लोगों से कहा कि आप दिवाली अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, बट आप कभी अनाथ बच्चे का सोचिए। वो अपने अनाथालय में बैठे, दरवाजे के बाहर देख रहे हैं पटाखे, फुलझड़ी, लाइट, दिया, जो भी हो रहा है, और वो जाके अपने सुनसान बिस्तर पे अकेले सो रहे हैं। उनके पास कोई परिवार नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा हो, आप अपनी दिवाली, अपनी होली, आप इन दिनों पे अनाथों का सोचिए, आप जाइए, उनके साथ मनाइए, और एक बार कोशिश करिए। उनको तो आप बहुत एक तरीके से खुश करेंगे, पर आपको जो उल्लास का एहसास होगा वो अलग ही होगा। पलोनी, आपको पहले तो बधाई हो कि आप जो है फेमिना फेब में आप अंडर 40 की सूची में आई हैं, पावरफुल लेडी के तौर पर। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश से 2 ही महिलाएं इस फेमिना फेब सूची में शामिल हुई हैं, एक प्रियंका चोपड़ा और दूसरी पलोनी। और कोई जब पुरस्कार मिलता है तो उसके बाद भी आपको जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जी, मैं जैसे ही मुझे जिस दिन मुझे फेमिना का पता चला, मुझे सबसे ज़्यादा एक तो बहुत एक प्रसन्न तो मैं बहुत हुई और मैं बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस काम में अभी कितना काम बचा है। और ये एहसास मुझे हमेशा होता है जब मैं किसी अनाथालय जाती हूँ या कोई बच्चे का ईमेल आता है कि हमारी मदद कर दीजिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद यूनियन बजट डबल हो गया था अनाथों के लिए जी। अभी, लेकिन वो भी अभी काफ़ी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से और बजट बढ़े और बच्चों को एक तरीके से, सारे अनाथ बच्चों का उतना ध्यान हो जाए जितना एक माँ बाप अपने बच्चे का करता है। क्योंकि जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार है। ये सरकार माँ बाप है, सोसाइटी माँ बाप है, हम माँ बाप हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है, और ये कर्तव्य का एहसास हर बार जब कोई पुरस्कार मिलता है या कुछ होता है, ये कर्तव्य का एहसास और गहरा होता है कि अभी तो जंग बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआती है एक तरीके से। आपने 19 मांगे जो हैं रखी आपने, तो क्या 19 मांगे जो हैं, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। हाँ, तो 19 मांगे जो हमने रखी है उसमें सबसे बड़ी तो रिजर्वेशन है, जो मैंने बता दी। रिजर्वेशन का एक और हम लोगों ने कारण बताया है कि जब OBC को रिजर्वेशन मिला था तब 11 क्राइटेरिया बनाए गए थे। सब क्राइटेरिया के पॉइंट्स थे, बट ये था कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल 11 में से 50% पॉइंट से ज़्यादा पाएंगे वो OBC डिक्लेयर हो जाएंगे। अनाथ एक लौता ग्रुप है जो 100% पॉइंट पाता है। तो अनाथ लीगली वैलिड हैं OBC क्राइटेरिया में आने के लिए।
मेरे हिसाब से तो उनको अलग ही रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ी मांग सरकार से करी है कि हमें एक सेंसस करना चाहिए अनाथों का सेंसस बहुत ज़रूरी है। कई गरीब देश हैं जो हमसे बहुत गरीब हैं, चैड, इथोपिया, जो अनाथों के सेंसस करते हैं। हमारे पास यूनिसेफ के फिगर्स हैं, एनजीओज़ के फिगर्स हैं, लेकिन सरकार के पास अपना फिगर नहीं है कि अनाथ बच्चे कितने हैं, कितने अनाथालय में हैं, कितने सड़क पे हैं। और इस सेंसस का एक ये फ़ायदा होगा कि एक बार प्रॉब्लम पे नंबर पड़ जाएगा। जब सरकार के खुद के सेंसस में निकलेगा कि 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो एकदम से एक्शन होने लगेंगे। तीसरा हम लोगों ने मांगा है कि जे एक्ट में लिखा है कि हर ज़िले में 5 अनाथालय होने चाहिए कम से कम। एक जो 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए हो, एक जो 10 से 18 के लड़कों के लिए हो, 10 से 18 लड़कियों के लिए, और एक छोटी चीज़ कहते हैं आफ्टर केयर प्रोग्राम, जिसकी फंडिंग अभी बहुत कम है। कभी कुछ घर हैं कि 18 से 21 तक के लिए। अभी कई ज़िले हमारे देश में जिसमें एक भी अनाथालय नहीं है। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने अनाथालय हैं? इसका तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट मुझे इतना पता है 427 ज़िलों में अनाथालय हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ मतलब 4 में से 1 ज़िले में अनाथालय नहीं है। और ये डिमांड मांगी है। दूसरा हम लोगों ने मांगा है कि बच्चों को आरटीई में इंक्लूड किया जाए। एक और हमारी बहुत बड़ी डिमांड ये भी है कि एमपी लैड फंड और एमएलए लैड फंड में से 1% बना दिया जाए जो अनाथों के लिए, अनाथालयों के लिए, आपके ज़िले में आप जहाँ से इलेक्शन लड़ें वहाँ के अनाथों के लिए खर्च होगा। आपकी क्या यहीं तक ही रहती है कि शिक्षा दे दी और उसके बाद जब शादी हो जाती है उसके बाद तक भी आप उनका देखते रहते हैं, उनको अपने जो बच्चे हैं? हम लोग मतलब जिनको मैं जानती हूँ, अब 2 करोड़ बच्चों को जानना तो एक तरीके से नामुमकिन ही है। जितनों को जानते हैं, हाँ, उनसे तो हमारी मतलब वर्षों की एक तरीके से आप घनिष्ठ दोस्ती बोल दीजिए, आप रिश्तेदारी बोल दीजिए। अब जिस बच्चे का आपने उत्थान एक तरीके से आपने उसको बड़े होते हुए देखा है, उससे एक लगाव हो जाता है, लालन पालन, हाँ, एक तरह से हो क्या जाता है। तो बहुत मुश्किल है। आप माँ की भूमिका में आती हैं। माँ की भूमिका तो मैं कम मानती हूँ। मैं अपने आप को एक उनको स्ट्रेंथ देने की एक बड़ी बहन की भूमिका ज्यादा मानती हूँ। माँ की भूमिका तो कोई नहीं निभा सकता। वो तो आप हमारे दर्शकों से एक अपील जो करना चाहें? मुझसे बहुत ये सवाल पूछा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं अनाथ के लिए, हम तो आम आदमी, हम तो ये हैं। इसका मेरे पास बहुत सादा जवाब है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दें, आप अपना समय दीजिए। सबसे ज़रूरी अपनी सोच दीजिए, अपनी आवाज़ दीजिए। आप अपने बगल वाले अनाथालय में, अपने पास वाले अनाथालय में महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार कभी चले जाइए। मुजफ्फरपुर में लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था सालों तक। उन लड़कियों में हिम्मत नहीं थी किसी को बताने के लिए। लेकिन अगर आपके जैसे या मेरे जैसे कोई लड़की वहाँ जा रही होती या कोई जा रहा होता बार, शायद हम पे भरोसा हो जाता, हमें बता देते वो, और हमें अगर बता देते तो उन बच्चों की जान बच जाती। एक तरीके से आप जाके अनाथालय में छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि बच्चों को ठीक से खाना मिल रहा है, क्या बच्चे ठीक से सो रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरत है, कोई उनके साथ शोषण तो नहीं हो रहा है। यह बहुत छोटा कार्य है। और इससे भी छोटा एक है, आप कहीं टहल रहे हैं, आप शॉपिंग जा रहे हैं, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, बच्चे आके आपसे भीख मांगते हैं। पैसा दें ना दें, उनसे 5 मिनट बात कर लीजिए बस। उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो बच्चा अनाथ है, क्या उसके माँ बाप है, क्या वो स्कूल जा रहा है। और अगर आपको लगे वो अनाथ है या वो किडनैप्ड है या वो किसी डेंजरस सिचुएशन में, तो चाइल्ड लाइन नंबर फ़ोन कर दीजिए 1098, या फिर अपने पास वाले थाने में बता दीजिए। आपके 5 मिनट उस बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, पर मेरा ये मानना है कि हम एक बच्चे की दुनिया ज़रूर बदल सकते हैं। बिल्कुल, हम एक बच्चे की दुनिया बदल सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगी कि वो जो है नेक काम में जो है ज़रूर साथ दें, और बेसहारा बच्चों की ज़िंदगी अगर बदल सकती है तो क्यों नहीं उनके लिए काम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पलोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर अपना आभार व्यक्त करूंगी। थैंक यू। नमस्कार।